हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं तरंगे और तरंगों की विभिन्न माध्यमों में क्या चाल होती है। दोनों ही प्रकार के तरंगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल और जो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है। इससे पहले के दो वीडियो में हमने देखा था कि जो तरंगे होती है वो मूलभूत कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं। और जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था जो तरंगे होती हैं उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं 9 परिभाषाएं होती हैं, जिनको पढ़ लेने से आप अपने तरंगों के बारे में जो नॉलेज है वो आपको अच्छे से मिल सकता है। तो वो पहले ही लोड कर दिए, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तरंगों की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे होती हैं जो माध्यम में गति करते समय श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं। मतलब ये अधिकतम और न्यूनतम स्थिति को प्रदान करती हैं। ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत विस्थापन दर्शाती हैं। अब ये तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं तो वहां पे क्या होता है। अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो एक तनी हुई डोरी के अंदर जो तरंगे होती हैं उनको अनुप्रस्थ मान सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर नीचे वाइब्रेशन जिसमें भी होता है साम्यावस्था से, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो किसी डोरी में तनाव टी के कारण मतलब जो चाल होती है वो किसी डोरी में तनाव टी के वर्गमूल के समानुपाती होती है। मतलब किसी तरंग अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होती है किसी भी डोरी, तनी हुई डोरी के अंदर, वो डोरी कितनी तनी हुई होती है उसके समानुपाती होती है। मतलब अगर ज्यादा तनी हुई डोरी होगी तो वहां पे जो चाल होगी वो अधिकतम होगी, और अगर कम तनी हुई डोरी होगी तो उसकी चाल जो होगी वो न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे तनाव, डोरी में जो तनाव होता है उसके टी के वर्गमूल के समानुपाती होती है। मतलब V प्रोपोर्शनल टू √T होता है, जिसको हम तनाव का नियम भी कहते हैं। अब इसी डोरी को अगर तान दिया जाए तो एकांक लंबाई में द्रव्यमान की विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो एकांक लंबाई में जो द्रव्यमान होता है, मतलब जो डोरी की लंबाई कुल अगर L है तो उसके एकांक लंबाई में जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल m से शो करते हैं। तो एकांक लंबाई में द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे वर्गमूल, द्रव्यमान के वर्गमूल यहाँ पे आएगा, वर्गमूल भी लिखना मैं भूल गया, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। अगर इसको हम द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हमारे पास आता है V = √T/m। यहाँ पे जो नियतांक था उसको हमने 1 मान लिया है। अब यहाँ जो m, जो मैंने आपको बताया था एकांक लंबाई में जो द्रव्यमान होता है वो, तो m = M/L होता है, जहाँ m क्या है, डोरी का कुल द्रव्यमान है। और हम द्रव्यमान बराबर जानते हैं आयतन गुणित घनत्व होता है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे जो आयतन होता है ये d तो हो गया घनत्व, लेकिन जो आयतन यहाँ पे होता है, आयतन होता है कि क्षेत्रफल गुणित एक कोई विमा अगर हम ले लें। तो अगर हम माने कि ये जो पूरा तार है या डोरी है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो πr² है, और इसका कुल जो लेंथ है वो L है, तो इसके अंदर कुल कितना द्रव्यमान होगा, तो πr² × L होगा। तो ये जो आयतन यहाँ पे कुल हो गया वो हो जाएगा आयतन जो, मतलब यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा वो होगा आयतन गुणित घनत्व। तो आयतन तो हो गया आपका यहाँ पे ये क्षेत्रफल गुणित एक विमा। तो क्षेत्रफल गुणित एक विमा को हम आयतन बोलते हैं, और गुणित घनत्व, तो ये चीज अपॉन L। तो L से L हमने काट दिया तो πr² बचा। मतलब हम m को क्या लिख सकते हैं, πr² लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप कर दिया, तो V √T/πr² d। यहाँ से दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, एक तो πr² जिसको हम a बोल सकते हैं क्षेत्रफल, और d मतलब घनत्व। तो V प्रोपोर्शनल टू √T/AD हो सकता है। तो दो और नियम निकल के आते हैं। एक होता है, स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो त्रिज्या है चूंकि अंडर में है तो बाहर आएगा तो सिर्फ r बचेगा, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। मतलब डोरी की त्रिज्या जितनी कम होगी वेग उतना ज्यादा होता है, जिसे हम त्रिज्या का नियम कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे V व्युत्क्रमानुपाती 1/√d, जिसको घनत्व का नियम कहते हैं। मतलब घनत्व जितना कम होगा उस अनुप्रस्थ तरंग की चाल उस डोरी के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो माध्यम में इन नियमों का 1, 2, 3 और 4 नियमों का पालन करती हैं। इसके बाद जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जो माध्यम में गति की दिशा के अनुदिश संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती हैं।
जैसे कि ध्वनि तरंगे। अब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं तो यहाँ पे यह माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है कि उस ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी या फिर अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। और किस प्रकार से निर्भर करता है वो इस फॉर्मूले में दे रखा है, V = E/d, जहां E माध्यम की प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी और D क्या होता है, डेंसिटी माध्यम का घनत्व होता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक माध्यम के अंदर जो उसकी प्रत्यास्थता गुणांक होती है वो अलग अलग होती है, उसका घनत्व अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ठोसों में, अगर ठोसों की बात करें तो ठोसों के लिए जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है E, वो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ पे E को हमने Y से रिप्लेस कर दिया, तो ठोसों के अंदर जो ध्वनि की चाल होती है वो V या अनुदैर्घ्य तरंगों की जो चाल होती है V √y/d होती है। अगर हम स्टील की बात करें, लोहे की बात करें या किसी भी ठोस वस्तु की बात करें तो उसकी प्रत्यास्थता क्या है वो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हम करके पुटअप कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी नॉन होता है वो भी हम पुटअप कर सकते हैं। और D अगर उस माध्यम की घनत्व की बात करें तो अगर वो ज्ञात है तो उस माध्यम में जो वेग होगा या जो चाल होगी अनुप्रस्थ तरंगों की वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद जब द्रवों में अनुदैर्घ्य तरंगे चलती है तो हम जानते हैं द्रवों के अंदर जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं उनके अंदर माध्यम का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो बल्क मॉडुलस B से या फिर इसे K से भी दर्शाया जाता है। हम जानते हैं इसको, पिछले वीडियो में हमने देख रखा है। तो E बराबर B या K हो सकता है जिसको हम आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्यास्थता E है उसकी जगह हम यहाँ पे B रख देते हैं, तो V √b/d आता है जो द्रवों में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल को प्रदर्शित करता है। जिस भी द्रव के अंदर हम गति कर रहे हैं उसका बल्क मॉडुलस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है वो पुटअप कर देते हैं और उस माध्यम के अंदर जो चाल होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गैसों के अंदर जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो इसके लिए दो नियम दिए गए थे। एक तो लाप्लास का नियम दिया गया था, दूसरा न्यूटन का नियम दिया गया था। यहाँ पे जो माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक E होता है, अगर माध्यम को समतापीय प्रक्रम के लिए माना जाए कि माध्यम समतापी है, उसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो E बराबर P लिया जाता है, जहाँ P क्या होता है, ताप। समतापी माध्यम में समतापी माध्यम के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो यहाँ V √p/d आता है जिसे हम न्यूटन का नियम कहते हैं, न्यूटन के नियम से। लेकिन इसके अंदर भी जो गड़बड़ी थी वो ये थी कि इस माध्यम से, इस क्वेश्चन से भी ध्वनि के अंदर, वायु के अंदर जो ध्वनि तरंगों की चाल थी वो 280 मीटर प्रति सेकंड ही आ रही थी। तो इसके लिए लाप्लास ने एक संशोधन किया और उन्होंने ये बताया कि जो माध्यम में जब भी कोई अनुप्रस्थ तरंग चलती है तो बहुत ही तेजी से संपीड़न तथा विरलन होते हैं। तो संपीड़न में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, विरलन में जो अवशोषित ऊष्मा होती है, उनके अंदर काफी अंतर होता है। तो वो जो अंतर होता है उसको उन्होंने दोष प्रक्रम माना कि बहुत तेजी से प्रक्रम होते हैं जिससे ऊर्जा ना तो तेजी से बाहर जा पाती है और ना तेजी से अवशोषित हो पाती है। तो ऐसा प्रक्रम उन्होंने दोष प्रक्रम माना और उन्होंने बताया कि ये जो चीज होती है CP/CV के अनुपात के बराबर एक गामा उन्होंने नियतांक लिया, जहाँ पे CP और CV क्या है, ये ऊष्माधारिताएं होती हैं यहाँ पे नियत आयतन पर और नियत जो ताप होता है, जो P मतलब यहाँ पे जो प्रेशर दाब होता है। तो इन दोनों का अनुपात गामा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने E बराबर गामा P एक कांस्टेंट लिया था, ये संशोधन ही किया था जिसके कारण इसको लाप्लास का संशोधन कहते हैं। और इस की वैल्यू जब पुटअप की गई थी तो जो वैल्यू ध्वनि की तरंगों की जो चाल थी वायु के अंदर वो V √p/d से वही आई थी जो वास्तव में प्रैक्टिकली आती है और यहाँ थ्योरेटिकली भी वो वैल्यू आई थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, वो माध्यम के अंदर उनकी चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है और अलग अलग माध्यमों में उनकी चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है, उनके बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।